अनुसूची पढ़ते हैं, डायरेक्ट अनुसूची पे आओ तुम लोग। अनुसूची, अनुसूची कितना है? कितना है? अनुसूची कितना है बाबू? 12। यह है वर्तमान की स्थिति। वर्तमान में हमारे संविधान में कितना शेड्यूल? 12। पहले कितना था? 8 था। 1935 के अधिनियम के तहत 10 अनुसूची था। कितना था? 10 था। बात समझ गए? आप पढ़े होंगे भारत राज्यों का संघ होगा अनुसूची 1, वेतन 2, शपथ 3, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा और डीप जाकर के आप पढ़िएगा ना तो पता चलेगा। देखिए, अगर अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद भी यही बात कहता है भारत राज्यों का संघ है, और भाग 1 भी यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। बात समझ गए? तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन विवरण के बारे में जानकारी आपका अनुसूची ही देगा। अर्थात भारत राज्यों का संघ है तो उस संघ में कितने राज्य शामिल होंगे, यह बात अगर आपको जानना है तो अनुसूची 1 को पढ़ना पड़ेगा। बात समझ गए? 4-5 को कॉमन बात होता है कि मान लीजिए 28 राज्य से मिलकर के भारत बना है, उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है, और उसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि किसकी सीमा कहां तक है, कहां तक लगती है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, कितने राज्य कितने राज्यों से सटे हुए हैं, किस राज्य में लोकसभा का सीट कितना है, विधानसभा का सीट कितना है, किस राज्य में राज्यसभा का सीट कितना है, ये सब के सब अगर आपको जानकारी लेना है तो क्या अनुच्छेद 1 से ही सब जानकारी मिलेगा? आपको ये जानकारी मिलेगा अनुसूची 1 से। अर्थात भारत राज्यों का संघ है प्लस विवरण, उस संघ में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो राज्य का नाम क्या है, सीमा कहां तक है, कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, लोकसभा का सीट कितना है, राज्यसभा का सीट कितना है, ये सब के सब बात बताएगा कौन? अनुसूची 1। कौन बताएगा? और अनुच्छेद 1 केवल यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इससे ज्यादा नहीं कुछ कहता है। और जो भी छोटा मोटा बात कहता है तो जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तब वहां पढ़ लेंगे। बात समझे? अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा प्लस विवरण होगा, और भाग 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और उससे संबंधित 4 गो आर्टिकल भी है। बात समझे कि नहीं? 4 आर्टिकल है भाग 1 में। कितना आर्टिकल? 4। चलिए हम लोग अनुसूची पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा होगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, सीमाओं का उल्लेख है। अर्थात भारत में कितने राज्य होंगे, उनकी सीमा कहां तक होगी, उनका न्याय क्षेत्र कहां तक होगा। बात समझे कि नहीं? अब आप जब हाई कोर्ट पढ़िएगा तो एक हाई कोर्ट लगभग एक राज्य का अपना विवाद या मैटर जो भी होता है देख लेता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह भी हैं, कुछ ऐसे हाई कोर्ट भी हैं तो अपना मामला तो देखबे करते हैं, दूसरे का भी मामला देख लेते हैं। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, वो अंडमान निकोबार का भी मैटर देखता है? नहीं देखता है। मुंबई हो गया, बहुत सारा ऐसा है। केरल हाई कोर्ट हो गया। बात समझे कि नहीं? तो बहुत सारा ऐसा हाई कोर्ट है, तो यही उनका मतलब है न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र कहने का मतलब बच्चा यही है कि पहली अनुसूची में आप भारत के राज्यों का नाम प्लस केंद्र शासित प्रदेश यूटी का नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र में कहां तक क्या विस्तार है ये भी आप पढ़ सकते हैं। बात समझे कि नहीं? और पहली अनुसूची से संबंधित आर्टिकल 1 है और 4 है। पहली अनुसूची से संबंधित आर्टिकल 1 और 4। चलिए, आर्टिकल 1 बच्चा कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। चलो कोई बात नहीं, भारत राज्यों का संघ होगा। बात समझ गए?
आर्टिकल 4 कैसे संबंधित है हम आपको बता देते हैं। आर्टिकल 4 चार बात कहता है। कितना बात? चार बात कहेगा। कहेगा कि इसको 368 से बाहर रखा जाएगा। किसको? आर्टिकल 2 और 3 को। आर्टिकल 2 और 3 को 368 से ये बाहर रहेगा। अर्थात 368 जो संविधान संशोधन है, एक ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया फॉलो कराता है कि 368 से ही संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तब उसको 368 के नजर से नहीं देखा जाएगा। बात समझे? नहीं समझे होंगे, आगे समझ जाएंगे। ठीक, चलो। 4 का पॉइंट नंबर 2 होता है कि ये 50 + 1% अर्थात साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत से ये पास होगा। 3 नंबर, राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे। राष्ट्रपति क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। कोई समस्या? और अनुच्छेद 4 का पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अगर आप आर्टिकल 2 और 3 में थोड़ा सा भी संशोधन किए, हस्तक्षेप किए, तो अगर आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन हुआ या हस्तक्षेप हुआ तो ऑटोमेटिक अनुसूची 1 और 4 प्रभावित हो जाएगी। अनुसूची 1 और 4 क्या हो जाएगा? ये अनुसूची प्रभावित होगा, शेड्यूल प्रभावित हो जाएगा, प्रभावित होगा। बात समझ गए? अभी तक आप इतना समझ गए कि अनुसूची ये कहता है भारत राज्यों का संघ प्लस विवरण। यहां तक समझे? थोड़ा सा डीप और चलोगे ना तो पूछेगा अनुसूची 1 से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 और 4, 1 और 4। अब हम 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं कि 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद कहता क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसे संबंधित है। चलो बच्चा ध्यान देखो। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 भारत राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है। जब आप आर्टिकल 2 पढ़ेंगे तो नए राज्य का प्रवेश होगा, नए राज्यों का प्रवेश होगा, प्रवेश, तो नए राज्यों का प्रवेश होगा। आर्टिकल 3 जब पढ़ोगे तो अपने ही राज्य में या राज्य की सीमा या नाम या क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। बात समझ गए? और आर्टिकल 4 अभी हम आपको पीछे लिखकर आए हैं कि राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे, कोई भी कदम उठाएगा तो राष्ट्रपति बाध्यकारी माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, 2 और 4 जो है शेड्यूल या अनुसूची प्रभावित होगा। 1 और 4, 1 और 4 अनुसूची प्रभावित होगा। और पॉइंट नंबर 4 कौन बचा? 368 से बाहर रखा जाएगा, चलो अब इसको समझो। पहले 1 से अनुच्छेद 4 तक समझ लो। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ, कोई समस्या? अनुच्छेद 2 कहता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का। अच्छा एक बात बताओ, अनुसूची क्या कहता था? अनुसूची यही ना कहता था कि भारत राज्यों का संघ प्लस विवरण।
कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसका कहां तक सीमा है, यही सब विवरण हमको जानना था। तो अनुसूची 1 पढ़ रहे थे। तो एक बात बताओ कि नए राज्यों का प्रवेश कराओगे तो मान लीजिए हमको पाकिस्तान बनाना है अपना, तो पाकिस्तान एक राज्य के रूप में भारत में शामिल होगा, या पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र जो है भारत में मिल गया, सेना गई जीत के आ गई, तो उस जगह का एक नया नाम होगा कि नहीं होगा? वो भारत में शामिल होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही भारत में शामिल होगा तो नए राज्यों का प्रवेश माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अर्थात बाहर से जो लोग भारत में प्रवेश करेंगे, जो भूमि क्षेत्र भारत में बाहर से प्रवेश करेगी, वही आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। एग्जाम्पल में वो आपका है सिक्किम। सिक्किम है कि नहीं है? सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अब भारत में क्या हो गया? मिल गया है, नए राज्यों का प्रवेश कराए। ठीक, अपने ही राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश, और आर्टिकल 3 अपने ही राज्य में, जैसे 28 राज्य है, उस 28 राज्य को हमको तोड़ फोड़ कर करके 29 राज्य बनाना है, तो अपने ही राज्य में तोड़ लिए। बात समझे कि नहीं? जैसे बिहार को मान लीजिए 2 भागों में तोड़ना है, एगो पूर्वी बिहार, एगो पश्चिमी बिहार नाम का 2 राज्य अगर बना दे तब, तो अपने ही राज्य में तोड़ फोड़ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यूपी बिहार का सीमा लगता है, बिहार झारखंड का लगता है, यूपी बिहार का सीमा लगता है। मान लीजिए अगर हमको नए राज्य बनाना है अपने ही राज्य में तोड़ फोड़ करके के, तो हम यूपी का और बिहार का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के उसको पूर्वांचल हम घोषित कर सकते हैं। काहे कि बिहार का सबसे पश्चिमी और यूपी का कुछ इलाका जो सीमा साझा करता है, उस क्षेत्र को पूर्वांचल बोला जाता है। बात समझे कि नहीं? तो उसको हम पूर्वांचल के नाम से नया राज्य बना सकते हैं, और बना भी है। एग्जाम्पल में देखिएगा, आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल बहुत सारा है। झारखंड है, झारखंड है कि नहीं है? उत्तराखंड है कि नहीं है? है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ भी है। तो ये अपने ही राज्यों में तोड़फोड़ हुआ और एक नए राज्यों का निर्माण हो गया। तो ऐसा बात हमको कौन सा आर्टिकल कहता है? 3। बाहर से नए राज्यों का प्रवेश कराना है 2, आर्टिकल 2। चलो बच्चा, आर्टिकल 2 और 3 को बढ़िया से समझ के रखना, पकड़ के रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करना है, अर्थात नए राज्यों को शामिल करना है या फिर अपने ही राज्यों में तोड़ फोड़ करना है, अगर इतना करना है तो हमको बताओ अनुसूची 1 प्रभावित होगा कि नहीं होगा? हमको विवरण में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी मान लीजिए 28 राज्य है, आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल ये क्या हो गया हो, आर्टिकल 2 के तहत हम नए राज्यों का प्रवेश करा दिए, तो अनुसूची हमारा 1 प्रभावित हुआ कि नहीं? विवरण बदलना पड़ेगा कि नहीं? 28 राज्य के बदले हमको 29 राज्य करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बात समझे? अच्छा, अगर हम आर्टिकल 3 का भी प्रयोग करते हैं, अगर 28 राज्य है, अगर हमको 30 बनाना है, 29 बनाना है, तो अपने ही राज्य में अगर परिवर्तन करेंगे तो हमको अनुसूची 1 का विवरण बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तब विवरण यहां से बदल जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश होगा, तो अनुसूची 1 तो वैसे ही प्रभावित होगी, नहीं होगा? अनुसूची 1 प्रभावित होगा। अनुसूची 4 भी प्रभावित होता है। जब राज्यसभा के सीटों का बंटवारा हम लोग पढ़ेंगे तो वहां अभी अनुसूची 1 प्रभावित हो रहा है, देख रहे हैं। और जब हम आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेंगे बाबू, तो इसको 368 के नजर से नहीं देखा जाएगा, अर्थात संविधान संशोधन के रूप में नहीं देखा जाएगा। अर्थात जब भी हम आर्टिकल 2 अर्थात नए राज्यों का प्रवेश और आर्टिकल 3 अपने ही सीमाओं, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, तो वो क्या आर्टिकल 368 के नजर से देखा जाएगा? क्या उसे संविधान संशोधन माना जाएगा? नहीं, 368 के तहत नहीं देखा जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसलिए आर्टिकल 2 और 3 का जब भी प्रयोग होगा वो संविधान संशोधन के रूप में नहीं होगा। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की व्याख्या करता है कि संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं और कितने तरीके से कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो इसको 368 से बाहर रखा गया है। तो यही बात लिखा हुआ है आर्टिकल 4 के पॉइंट नंबर 4 में,
2 और 3 से बाहर रखा गया है, सॉरी 368 से बाहर रखा गया है। किसे बाहर रखा गया है? आर्टिकल 2 और 3 को। अर्थात भारत जब भी नए राज्यों का प्रवेश कराएगा या फिर अपने ही राज्यों में तोड़फोड़ करेगा तो उसको 368 की नजर से नहीं देखा जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 4, इसी में देखो, नए राज्यों का प्रवेश करा दो या फिर अपने ही राज्यों में तोड़फोड़ कर लो, उसके लिए कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? और इसके लिए राष्ट्रपति क्या माने जाएंगे? बाध्य। राष्ट्रपति बाध्यकारी होते हैं। राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दी जाती है कि हम जा रहे हैं कश्मीर को 2 भाग करने, एगो लद्दाख बना देने और एगो जम्मू कश्मीर बना देने, तो क्या राष्ट्रपति रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। बात समझे कि नहीं? चलिए, उसके बाद अनुसूची 1 प्रभावित होगा कि नहीं होगा? विवरण बदलना पड़ेगा, 4 भी बदलना पड़ेगा। चलिए, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 1 और 4, 1 से 4 तक समझ गए? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ। 2, नए राज्यों का प्रवेश। 3, अपने ही राज्य के सीमा में तोड़फोड़, नाम में तोड़फोड़ या क्षेत्र में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 कि इसको 368 के नजर से नहीं देखा जाएगा, जो भी आर्टिकल 2 और 3 में होगा। पहला काम, साधारण बहुमत से यह पास होगा। अगर बिहार को 2 भागों में बांटना है तो क्या विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी? साधारण से काम हो जाएगा। उसके बाद ये सब करने के लिए राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? बाध्यकारी हो जाएंगे। और अनुसूची 1 और 4 अपने आप क्या हो जाएगी? प्रभावित। नए राज्यों का प्रवेश कराएंगे तब वो विवरण बदलना है। अपने ही राज्य के सीमा में अगर परिवर्तन करते हैं, नाम बदलते हैं, तब वो हमको अनुसूची 1 में छेड़छाड़ करना पड़ेगा? अरे नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलो आगे देखो। देखिए यहां पे नए, सॉरी देखो बाबू, ध्यान से देखो। राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख है। तो नया जोड़ेंगे आर्टिकल 2 के तहत, तब हमको विवरण बदलना पड़ेगा। 3 के तहत अगर हम कुछ भी किए तब वो विवरण बदलना पड़ेगा। अनुच्छेद संबंधित 1 और 4 है, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि नहीं? और 4 का कहता था? यही चारों बतिया, ये चारों बतिया ना कहता था। अनुसूची 1 समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, वेतन 2 दूसरी अनुसूची में कहा है बाबू? वेतन एवं भत्ता। वेतन एवं उनके जो विशेष अधिकार हैं, जिनके अभी वेतन और भत्ता हम लोग पढ़ेंगे, उनके विशेषाधिकार और उसके साथ साथ संबंधित प्रावधान। कितने लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, नेतागण लोग हैं, या फिर राजनीतिक मुख्य रूप से जो ऊंचे पद हैं, उनके वेतन, उनका पेंशन, उनका हर एक खर्चा, ये सब का सब बात कौन कहता है? अनुसूची 2। अर्थात वेतन 2। कहीं भी आप काम करते हैं तो नहीं कहते हैं कि वेतन 2, वैसे पानी 2, वेतन 2। बात समझे कि नहीं? बताइए तो, बचपन में अगर क्रिकेट नहीं खेले होते। चलिए, वेतन कितने लोगों को वेतन मिलेगा? कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं उनको वेतन? अनुसूची 2 में चर्चा है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा, अगर आप केंद्र को याद करेंगे तो राज्य को भी याद कीजिएगा। राष्ट्रपति का वेतन होगा तो राज्यपाल का भी वेतन होगा। कितना होगा, कितना पेंशन उनको मिलेगा, बात समझे कि नहीं? कितना उनका गाड़ी पे खर्च होगा, सबका सब पैसा का विवरण कहां मिलेगा? 2 में। अनुसूची। राष्ट्रपति का बस वेतन ही नहीं ना होता है, राष्ट्रपति के खाने पे खर्च होता है, राष्ट्रपति के एक जगह से दूसरे जगह जाने पे खर्च होता है, नहीं होता है? होता है। तो सबका विवरण किस में मिलेगा? अनुसूची
केवल वेतन मत ध्यान रखिएगा, उनके भत्ता भी, वेतन भत्ता पेंशन सब। लोकसभा के अध्यक्ष और तो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वैसे ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो आसानी से याद हो जाएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति। अगर हम सदन को देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका वेतन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति इनका वेतन। ठीक, अगर राज्य केंद्र की ऐसी बात है तो राज्य की भी ऐसी बात होगा। जैसे लोकसभा के समकक्ष ही विधानसभा रहता है, बशर्ते अंतर ही रहता है कि वो केंद्र में है, ये राज्य में है। बात समझे कि नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक वैसे ही राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अच्छा, जैसे राज्यसभा होता है वैसे ही समतुल्य विधान परिषद भी होता है। तो कुछ राज्यों में विधान परिषद की चर्चा है, जैसे 6 राज्य, कितने राज्य? 6 राज्य में विधान परिषद है बाबू, बात समझ गए? तो जैसे वहां राज्यसभा हो जाएगा, यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति इनके वेतन एवं भत्ते। बात समझे कि नहीं? और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये बात आपको अनुसूची 2 कहता है कि वेतन 2, बात समझ गए? पेंशन 2, हमारा अन्य खर्च भी 2। तब पैसा से संबंधित जितना बतिया रहेगा, कौन सा अनुसूची कहेगा? 2। अनुसूची 1 में क्या है? राज्य का संघ और उनका विवरण मत भूलना, नहीं तो फिर वो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ होगा और उनका विवरण। अच्छा, अनुसूची 1 से कितने अनुच्छेद संबंधित? 2, 1 और 4, 1 और 4 संबंधित। कोई समस्या? अनुसूची 2 में कोई दिक्कत? चलो आगे देखो बाबू, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा? शपथ की चर्चा। बात समझ गए? बचपन में अभी लोग शपथ लिए होंगे, लिए हैं? कौन कौन शपथ लिया है? लगभग सब लोग लिया होगा अपने अपने स्कूल में। शपथ याद है किसी को? ओथ याद है? 4-5 लाइन हमको याद है। हाथ ऐसे करता था लोग, नहीं करता था? इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी वर्दी हेरिटेज का भी का था। आई शेल ऑलवेज स्ट्राइव टू दी वर्दी ऑफ इट, आई शेल गिव माई पेरेंट टीचर्स रिस्पेक्ट, पता नहीं क्या क्या था। तो हम लोग कुछ चेंजिंग करते थे। ए सुनो इधर, हम लोग कुछ चेंजिंग करते थे। जैसे हाथ ऐसा खड़ा कर देते थे जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर बोलवे नहीं करते थे। अगर पूरा भारत भाई बहन है, उसमें कुछ भौजाई लोग भी है, उसमें कौन आपका मेहरारू बनेगा? तो ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर कैसे हो गया? तब तो रिश्ता खराब हो जाएगा। तो जब भी प्रतिज्ञा लेना, जब भी प्रतिज्ञा हम लोग लेते थे तो ऑल इंडियंस आर माई बोलवे नहीं करते थे बचपन में। ऐसा ऐसा बदमाशी किए हम लोग। जनगण मन नहीं आता था याद, राष्ट्रीय गान, तो बीच में लो 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 लो, लास्ट का जय है इतना तेज बोलते थे ना, हम पीछे तक सुनाई देता था। आप लोग ये सब नहीं किए हैं? आप लोग अच्छा बच्चा थे, आप लोग गुड बॉय हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ और उसका विवरण। अनुसूची 2 वेतन, भत्ता और पेंशन और अन्य खर्च जो विशेषाधिकार के रूप में उनको दिए गए हैं। बात समझ गए? जैसे मेडिकल सेवा हो गया, खाने का खर्च हो गया, विमानन सेवा हो गया, आने जाने का खर्च हो गया, उनसे संबंधित जितने नौकर चाकर होंगे उनका पैसा हो गया। बात समझे कि नहीं? ये सब के सब उनके खर्च में जुड़ जाता है। और किसके किसके वेतन मिलेगा ये आपको पता चला? बोलो किसका किसका वेतन? राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल,
लोकसभा के पति और विधानसभा जोड़ देना, उधर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इधर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उधर राज्यसभा के सभापति उपसभापति। ठीक वैसे ही राज्यों में विधान परिषद के सभापति उपसभापति, इनका वेतन, और सुप्रीम कोर्ट के जज। कोई समस्या? इतने लोगों का जो है वेतन और भत्ते की चर्चा किस में है? अनुसूची बेशक 2 में है। चलो बाबू बतियाओ नहीं, आग कपार फोड़ देंगे। समझाते हैं, बोल सुनता नहीं है सब। देखो देखो बाबू, तीसरी अनुसूची किसकी बात करता है? तब तीसरी, 3 गो है, तीसरा या तीसरी या 3, तो तीसरा अनुसूची। शपथ भी 3 लेटर का है, शपथ। तो अभी तक नॉर्मल आप लोग ऐसे पढ़ लिए होंगे, अपत शपथ, ठीक है, 3 में चले गए, आगे बढ़ गए। चलिए देखो, 4 गो लाइन से याद कर लेना, बात समझ गए? ये 4 गो आप कंट्रोल में रखिएगा, बाकी 4 गो अपने मन में याद हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? किसका किसका शपथ है, कहीं ये पूछ दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो तीसरा में किसका है? शपथ। और किसका किसका शपथ है? तो संघ के मंत्रियों का। बात समझे कि नहीं? संघ यानी कि केंद्र सरकार के मंत्रियों का शपथ की चर्चा है। संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, अर्थात इनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर वे लोग होते हैं जो अन्य सांसदों को या अन्य लोगों को शपथ दिलाते हैं। जैसे राष्ट्र, आपके यहां लोकसभा का सीट कितना है? 550। चुनाव कितना पर होता है? 500। पीछे कौन बतिया रहा है? 20 डेसिबल वाला आवाज हम सुन लेते हैं, सुनो बतिया ध्यान से, हल्ला करता है सब। देखो ये क्या हो गया, एग्जिट हो जाओ। चलो क्या बोल रहे थे हम, भुला गए। हाँ, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है। आपके यहां का लोकसभा का सीट बाबू कितना है? 550। चुनाव कितना पे हुआ? 500। और इनको शपथ दिलाने का जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है। प्रत्येक सांसद शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने। तो राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक है, बिजी आदमी है वो। बात समझो, उनको इतना टाइम है कि 500 लोग, 543 लोगों को वो डायरेक्ट शपथ दिला सके? तो उसमें से 2, 4 गो, 5 गो, 10 गो जो मेन लोग होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल टाइप का, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, कृषि मंत्री हो गए, तो इन जैसे प्रमुख पदों को ये राष्ट्रपति के सामने अपना शपथ ले लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति करते हैं, और वो प्रोटेम स्पीकर आके ऐसे बैठ जाता है, और सांसद लोग आते हैं और उनके सामने ही शपथ लेकर के चले जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। बात समझ गए? प्रोटेम स्पीकर का मतलब, इनका गठन कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस लिए करता है? अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। बात समझ गए? 3 नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अच्छा, यहां पे संसद के यही लोग हैं। पहले तो मंत्री जी हो गए, तो सब नहीं ना मंत्री हो जाता है, 15% मंत्री होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो संसद के लिए प्रोटेम स्पीकर, इनका भी शपथ, और संसद के सदस्य जैसे जितने लोग बच गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक होगा। परीक्षम लिखा गया है, इसको को आप समझिएगा, ये आपके बुक में दिया होगा। ये सब के सब बात आपके बुक में नहीं दिया होगा, तो इस सब चीज को अलग से लिख करके वहां रख लीजिएगा, चाहे साट लीजिएगा। साटिए लेना ना, साट लोगे तो नहीं फटेगा। बात समझ गए? और जैसे ही आप ये, अच्छा, ये सब व्यवस्थाएं केंद्र में देखी जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं देखी जाएंगी। ठीक, अब इसी का राज्य में परिवर्तन कर दीजिए। बात समझ गए कि नहीं? जैसे संघ के मंत्री वैसे राज्य के मंत्री, कोई दिक्कत? जैसे संसद के लिए निर्वाचन है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोटेम स्पीकर है, वैसे राज्यपाल सबको थोड़े दिला सकते हैं। आपके यहां कितने विधायक हैं? विधानसभा का सीट कितना है बिहार में? 243। 243 सीट को राज्यपाल खड़ा होकर कहेंगे कि आइए हमारे सामने शपथ लीजिए। राज्यपाल वैसे 4-5 लोगों को शपथ दिला देंगे, मेन का, जैसे सम्राट चौधरी हो गए, उनको शपथ दिला दिए। चाचा नीतीश हो गए,
उनको शपथ दिला दिए। तेजस्वी हो गए विपक्ष के नेता, उनको शपथ दिला दिए। विपक्ष भी मुख्य होता है। अगर जिस देश में विपक्ष नहीं है, जिस देश में विपक्ष नहीं है, वहां लोकतंत्र खत्म होने में समस्या ही नहीं होगा। आसानी से लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है। कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं रहेगा सरकार के नीतियों के विरुद्ध। तो सरकार को जो लगेगा कि जो हम कर रहे हैं सही है, कर रहे हैं, लाओ जो मन में आए कानून बना दो, लोकतंत्र को राजतंत्र बना दो, राजशाही तंत्र। आज से राजा का कोई चुनाव उनाव नहीं होगा देश में, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं तुरंत, तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए? तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, राज्यों के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। बात समझ गए? तो इनके भी शपथ का चर्चा है। यहां पे जैसे संसद के सदस्य हैं वैसे विधान मंडल के सदस्य हैं। अब ये विधान मंडल दो लोगों से मिलकर बनता है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। बात समझ गए? आगे देखिए, जैसे हाई कोर्ट सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, वैसे हाई कोर्ट भी होगा। क्या होगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी शपथ होगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? 4 को ऊपर का याद कर लीजिएगा। जैसे संघ के मंत्री याद होगा, संघ के लिए प्रोटेम स्पीकर ये याद हो गया, संसद के सदस्य याद हो गया, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बीच में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक, और उसके बाद ठीक इसी का राज्य में बदलना। जैसे संघ के मंत्री वैसे राज्य मंत्री, जैसे संसद के लिए प्रोटेम स्पीकर वैसे राज्य विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर या विधानमंडल के लिए प्रोटेम स्पीकर। आगे जैसे संसद के सदस्य वैसे राज्य विधानमंडल के सदस्य, विधायक लोग। विधानमंडल में, विधानसभा में कौन बैठता है? आपके देश में देखिए 2 प्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक सांसद का जो संसद में जाकर के बैठते हैं, सांसद लोग कहां बैठता है? अब विधायक लोग विधानसभा में। बात समझ गए? तो अभी आपके विधायक का चुनाव होने वाला है बिहार में, ठीक है? अब देखो, तो जैसे आप केंद्र के लिए वैसे आप राज्य के लिए इसको पकड़ सकते हैं। देखिए काम आपका इतना ही से चल सकता है कि हाँ अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है, लेकिन अगर पूछ दे किसके शपथ की चर्चा है किसके नहीं है, तब क्या करोगे? तब भारी मिस्टेक हो जाएगा, वहां पे तनी मनी दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान रहे भारत के लोगों की सेवा, उनके कल्याण और संविधान के परिरक्षण, इसको काट दीजिएगा, संविधान के परिरक्षण और उसके संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ ये 3 लोग लेते हैं। ये 3 लोग का शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं आर्टिकल 60 के पॉइंट नंबर 2 के तहत। तो क्या अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है? इनके लिए एक अलग अनुच्छेद बना है। बात समझ गए? वो कौन सा अनुच्छेद होगा? 60। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद की चर्चा किसमें है? 69 में। और वही राज्यपाल की चर्चा 159 में है। यहां सीधा साफ तौर पे लिखा है कि इनके शपथ तीसरी अनुसूची में वर्णित नहीं है, अर्थात 3 पद ऐसे हैं जो शपथ तीसरी अनुसूची के विवरण के आधार पे नहीं लेते हैं, और इनके शपथ में 3 शब्द हमेशा जुड़े रहेगा। बात समझ गए? भारत के लोगों की सेवा, उनका कल्याण और संविधान का परिरक्षण, संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण। ये तीन बात राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के शपथ में जुड़े होते हैं। तो ये लोग शपथ अनुसूची 3 के तहत नहीं लेते हैं। इनके शपथ का विवरण अनुसूची 3 में नहीं है, इनके लिए अलग अलग आर्टिकल बनाए गए हैं। कोई समस्या? ये जान लीजिएगा कि किसका शपथ जो है अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है। तो ये तीनों पद जरा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति का छोटका भाई उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति देश से बाहर जाते हैं तो इनके जगह पे काम कौन करता है? पदभार यही संभालते हैं कुछ समय के लिए। अच्छा, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, आपके देश का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च अधिकारी है इस देश का राष्ट्रपति पद। बात समझ गए? तो राष्ट्रपति आपके देश के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं या प्रथम नागरिक हैं, तो राष्ट्रपति 28 राज्यों में घूम करके तो विवरण संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए अपना एक प्रतिनिधि भेज देते हैं। उस प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? राज्यपाल। तो हर राज्य का राज्यपाल क्या होता है? अलग होता है। और ये राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं किसको? राष्ट्रपति को दे देते हैं। कोई समस्या कि हमारे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल हो, शासन बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत?
बात समझ गए? तो किन के शपथ की चर्चा नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आर्टिकल 3, सॉरी अनुसूची 3 शपथ किसको किसको समझ में आगे लो? कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, एक आध को कौन हो, हाथ उठा दो, उठा के खाली दिखा दो। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? अरे इतना खौफ में मत पड़ो रे, चलो बाबू आगे देखो। वो झाड़ू लगाने आती है, वो महिला बंद कर देती है। बताओ, बहुत गर्मी हो रहा है ना, कोई बात नहीं। चलो बाबू, कोई बात नहीं, जल्दी एसी लगने वाला है, बस 2 महीना वेट कर लो, हम एसी लगवा देंगे। भगवान के लगे हम बात किए, फोन किए थे, आज ही बात हुआ है शंकर जी से। गलती से हम कैलाश फोन लगा दिए, बताओ, फोन मिला दिए, कैलाश उठाए, नंदी जी कह रहे हैं यहाँ बाबा नहीं है, बाबा है झारखंड में। बात समझे कि नहीं? बाबा कौन है? बैजनाथ, बैजनाथ धाम, बाबा धाम। तो वो बोले हैं हमको, बाबा बोले हैं कि बोल दो कि 2-3 महीना बाद एसी लग जाएगा। वो हिमालय से वो ठंडी हवाएं भेजेंगे, आपके यहाँ ठंडा पड़ेगा, तो पूरा माने कि कहिए कि उत्तरी गोलार्ध में ठंडा का जो है व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। 2-3 महीना रुक जाइए, जुलाई खत्म, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से तो ठंडा पड़ ही जाता है। तो हेडक्वार्टर से बात हुआ है। चलो बैठ जाओ। चलो बाबू, चौथी अनुसूची का बात करता है राज्यसभा के सीटों का। ध्यान रहे, जब हम अनुसूची 1 अभी पढ़ा रहे थे तब हम आपको बोले हैं कि आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होगा, अपने आप होगा। विवरण बदलना पड़ेगा, यानी कि अनुसूची 1 बदलना पड़ेगा। अगर 28 राज्य को आप 30 राज्य भी बनाते हैं तब राज्यसभा के सीटों का बंटवारा भी तो करना होगा। तब 4 नंबर शेड्यूल हमको छेड़छाड़ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। राज्यसभा का सीट कितना है आपके देश में? अधिकतम कितना? 250। तो 250 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। अब मान लो आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करके 30 राज्य बन गया, 30 राज्य बन गया, तो ये 250 सीटवा को 30 राज्यों में बांटना पड़ेगा। तो इसमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सबसे अधिक बाबू अगर देखोगे राज्यसभा का सीट तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कितना सीट है? 31 सीट है। अकेले किस राज्य में? यूपी में। सबसे कम असम को छोड़ करके, असम में कितना है? 7। और असम के बाद जितना 7 सिस्टर में 6 सिस्टर बचेगा, सब में कितना है? 1-1 है। तो सबसे अधिक जान गए, सबसे कम जान गए। अब असम को छोड़ दोगे तब मेघालय मिलेगा, इधर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, उसके बाद नागालैंड मिलेगा, उसके बाद मणिपुर मिलेगा, त्रिपुरा मिलेगा, और उसके बाद मिजोरम मिलेगा। तब 3 6 और 1 7, तो 7 सिस्टर हुआ ना। तो 7 सिस्टर में सबसे अधिक राज्यसभा का सीट किसमें है? असम में कितना है बच्चा? राज्यों में सबसे अधिक किसमें है? कितना है? अब राज्यों में सबसे कम किसमें होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। गोवा कितना छोटा राज्य है? बात समझ गए? गोवा में कितना है? 1। गोवा में कितना? सिक्किम, सिक्किम भी कितना? 1। पुदुचेरी में भी कितना? 1। बात समझ गए?
तो राज्यसभा का जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा के जो सीट का बंटवारा है, ये अनुसूची 4 में दिया गया है। हम पहले ही बोले हैं कि आपके यहां प्रत्यक्ष चुनाव 2 ही पद का होता है, एक विधायक का और एक सांसद का। अगर समकक्ष देखिएगा तो केंद्र में 2 सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यों में 2 सदन होता है। कुछ राज्यों में 2 सदन है और कुछ राज्यों में केवल एक के सदन है। तो 2 सदन में एक विधानसभा हो गया, एक विधान परिषद हो गया। चलो ध्यान से समझना, अगर यहां हम केंद्र लिखते हैं, बाबू ध्यान से सुनो, ए बच्चा ध्यान से देखो, अगर केंद्र की बात किया जाए तो केंद्र में 2 सदन है कि नहीं है? अरे नहीं है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? इसमें आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अर्थात सांसद, और ये कहां जाके बैठ जाते हैं? संसद में। कहां जाके बैठते हैं? और संसद में ही आपके लिए कानून बन जाता है देश के लिए। चलिए आगे देखो, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सांसद कहे जाते हैं। अगर राज्य की बात करोगे, अच्छा अभी आपके देश में कितना सांसद है? 550 अधिकतम सीट है, चुनाव हुआ है 543 पे। तो अभी वर्तमान में कितने सांसद हैं? 543 लोग हैं ना। चलो कोई बात नहीं, तो 543 लोग में आप अपने एरिया का भी सांसद होगा उसमें, अर्थात भारत में सांसदों की संख्या कितना? 543। अगर राज्य की बात करोगे तो राज्य में भी बच्चा 2 सदन होता है, समझे? पहला विधान सभा, दूसरा का विधान। तो ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है। अभी वर्तमान में केवल कितने राज्य में है? 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6 राज्य में है। अच्छा देखो, विधानसभा में किसका चुनाव होता है? विधायक का। किसका चुनाव होता है? विधायक का चुनाव होता है। बात समझ गए? और ये लोग कहां जाके बैठ जाते हैं? विधानसभा में। तो ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? अभी आपके बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? 243। कितना है? 200, अर्थात आपके बिहार में मात्र 243 विधायक हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब बिहार में अकेले अगर सांसद पूछिएगा तो 40 गो है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना? 40 है। बात समझ गए? और राज्यसभा का सीट कितना है? 16 गो है। चलिए, लेकिन आप जरा सा यहां गौर कीजिएगा बाबू, वोट तो आप इन्हीं दोनों लोग को दिए हैं। अरे बच्चा इधर देखो, इधर देखो, वोट तो आप इन्हीं दोनों लोग को दिए हैं, एक सांसद को और एक विधायक को। फिर भी आपके देश में 250 राज्यसभा का सीट है और विधान परिषद का बिहार में 75 सीट है कि नहीं है? इन लोगों को कौन चुनता है? कहां से ये लोग आ गए? जिनको हम लोग चुन के भेजे हैं, अर्थात ये 543 लोग किनको चुन लिए? राज्यसभा के लोगों को, अर्थात ये भी राज्यसभा के सांसद ही कहे जाएंगे। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है मनोनय। आप पढ़े थे कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो जो विज्ञान, कला, संगीत, समाज सेवा के क्षेत्र में अव्वल होता है या एक उम्र बिता दिया होता है, तो उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट घर से उठाते हैं। ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा के सांसद बना देते हैं। ये भी सांसद कहे जाते हैं, लेकिन ये राज्यसभा सांसद कहे जाते हैं। बात समझ गए? और देखिए, विधायक लोग 243 लोगों को हम लोग चुन करके भेजे, और 243 लोग में से कुछ लोग विधान परिषद के लोगों को चुनता है। आप ईमानदारी से बताइए, नीतीश चाचा कहां से चुनाव लड़ते हैं? वो कहां से चुन करके जाते हैं? विधान परिषद से। कहीं कि चाचा जानते हैं, एक पुरुष समाज ऐसा है जो हमसे दुखी है। अगर हम कहीं से खड़ा हो गए, चुनाव लड़े तो हार जाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो पुरुष समाज नीतीश चाचा से तनी मनी जो है खफा रहता है। अब ये खफा काहे रहता है आपको पता है? पुरुष देखना ही नहीं चाहता है।
पुरुष के सबसे सुकून का एक रास्ता था शराब, जो नीतीश चाचा क्या कर दिए हैं, तो पुरुष समाज उनको वोट लगभग महिलाओं के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए ये अच्छा है कि बढ़िया है, शराबबंदी है, नीतीश सरकार बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। नहीं तो पी के आता था, 2 लाठी सवेरे 2 लाठी शाम को मारता था, घरे तरकारी नहीं लाता था, बाल बच्चन का फीस नहीं जमा होता था, विपद बीमारी में सब जो है पैसा का तंगी रहता था। बात समझ गए? अगर कहीं नीतीश चाचा हार गए इस बार, तुरंत दारू चालू होगा। राजस्व का एक भयानक स्रोत होता है दारू। लॉकडाउन में यूपी में सब कुछ बंद था, दारू चालू था कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। 1 साल लॉकडाउन रहा, लगभग अप्रोक्स 1 साल, 9 महीना रहा। हर 3-3 महीने पर तो फिर 3 महीना के लिए बढ़िया जाता था, तनी मनी रियायत दिया जाता था। बात समझे कि नहीं? तो ऐसे लोग जो ये चुन करके आए हैं, इनको कौन चुन लिया है? ये लोग। बात समझ गए? और ये 75 सीट में कुछ सीट राज्यपाल चुनेंगे, कुछ ग्रेजुएट लोग चुनेंगे, कुछ शिक्षक लोग चुनेंगे, कुछ राज्यपाल का जिम्मेदारी है, और कुछ ही 243 लोग चुनेंगे। और इसी कुछ लोगों में से चाचा नीतीश को क्या कर लिया जाता है? चुन लिया जाता है, और वो क्या बन जाते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो इसका मतलब यह है कि इस सदन से भी राज्य को चलाने वाला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल सकता है? नहीं हो सकता है। राज्यसभा के 4 लोग, राज्यसभा के कितने लोग? 4 लोग आपके देश में प्रधानमंत्री बने हैं। बात समझे कि नहीं? हम नाम लिख देते हैं। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा का HD देवगौड़ा, तीसरा नंबर IK गुजराल, और चौथा नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 4 लोग चुनाव नहीं लड़े, ये 4 लोग राज्यसभा के सदस्य थे और डायरेक्ट कहां बैठ गए? प्रधानमंत्री के चेयर पे। अर्थात हमारे संवैधानिक व्यवस्था में यह बात है कि चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे कोई सदन का सदस्य हो, वो सीएम और पीएम बन सकता है। तो अनुसूची 4 कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बात समझ गए? समझ में आया? चलिए 5वीं अनुसूची। ए बच्चा इधर देखो, 5वीं अनुसूची लिखा है SC/ST, SC अर्थात अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों का संरक्षण। देखो यहां लिखा है अनुसूचित क्षेत्र और उनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में संबंधित उपबंध। इससे संबंधित आर्टिकल बच्चा है 244। आर्टिकल कितना है? 200। कितना आर्टिकल संबंधित? 244। अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्र में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया जा सकता है। आगे लिखा है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भी भाग पर लागू या न लागू करने का अधिकार है। यह राज्यपाल को अधिकार है। तो केवल आप पढ़ लिए होंगे कि अनुसूची 5 में SC/ST के प्रशासन की चर्चा है। बात समझे कि नहीं? अभी टाइम लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, 10 मिनट में हम खत्म कर देते हैं। एक बात बताओ, टेक्निकल चीजों में तो टाइम लग जाता है, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। घबराओ मत बच्चा तुम लोग। देखो सुनो यार, एक वर्ग शुरू से ही हमारे संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहा है, उसको आदिवासी कहते हैं। एक वर्ग शुरू से ही हमारे संसाधनों का उपयोग करता है। हमारे जैसा खाना, हमारी खाना अलग है, उनका खाना अलग है। हम लोगों का परंपरा अलग है, उनका परंपरा अलग है। हम लोग का तीज त्योहार अलग है, उन लोगों का तीज त्योहार अलग है। और ज्यादातर वो लोग हम लोगों से दूरी बना के रखते हैं। आदिवासी लोग, उनकी परंपराएं अलग है, उनका खान पान, शादी विवाह, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, जीने का तरीका उनका अलग है, हम लोगों का जीने का तरीका अलग है। तो संविधान निर्माता जो थे वो यह बात सोचे कि वैसे लोगों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो रह जाएगा लोग वैसे ही। इसलिए उनके लिए अनुसूची 5 में उनके लिए उपबंध किया गया कि उनको वहां से उठा करके समाज की मुख्य धारा में
ला करके बराबर रखा जाए। बात समझे कि नहीं? तो समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए देखिए क्या क्या बात है। लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी। इनको अब कोई आदिवासी है तो उनका जमीन छीन लो, उनको मार दो, गरीब है दबा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके देश में ऐसा नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्र को संरक्षित रखना है और जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति के आदेश और निर्देश से एक सलाहकार परिषद का भी गठन होगा। तो हर एक आदिवासी क्षेत्र में सलाहकार परिषद का है गठन। बात समझ गए, ठीक। और उसके बाद अब झारखंड है, झारखंड का भी राज्यपाल है। चाहे केंद्र सरकार चाहे झारखंड की सरकार, दोनों में से अगर कोई कानून बना करके दे दे राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को यह पावर है केवल आदिवासी क्षेत्रों के लिए। मान लीजिए झारखंड में आदिवासी लोग ज्यादा है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, यहां पे आदिवासी लोग ज्यादा निवास करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल को यह पावर है कि मोदी सरकार, चाहे वहां की सरकार है जो हेमंत सोरेन की सरकार है, तो उनकी सरकार, बात समझ गए, अगर कोई कानून बना करके भेजे तो राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि पहले वो कानून पढ़ेंगे और कानून में अगर आदिवासियों के उत्थान की बात होगी तभी वो लागू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये विशेष पावर दिया गया राज्यपाल को। अनुसूची 5 समझ में आया? SC ST कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो। छठी अनुसूची, ए बाबू इधर देखो, छठवीं अनुसूची, इसमें 4 राज्यों के विशेष प्रावधान है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और एगो ट्रिक होता है, एटीएम में मनी नहीं, एटीएम में मनी नहीं, अर्थात मणिपुर राज्य इसमें नहीं है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय लोगों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है, ठीक। संबंधित अनुच्छेद है 244 का 2 और 275 का 1। 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया और आर्टिकल 244 का ये जोड़ा गया जो इनके हित की बात करता है। संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र को मिलकर एक स्वायत्त राज्य, इसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के सृजन की शक्ति देता है। अर्थात मान लीजिए असम है, असम राज्य जो है, और असम राज्य में भी कोई एक ऐसा जगह होगा जो जनजातीय वहां ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो असम राज्य में जिस क्षेत्र में जनजातीय ज्यादा होगा तो असम को यह अधिकार होगा कि उसको एक नया राज्य बना सकते, उसको एक नया जिला घोषित कर सकता है। ऐसा उपबंध आपके संविधान में किया गया है। तो 4 गो राज्य के बारे में विशेष उपबंध है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात ध्यान रखें। देखिएगा लिखा हुआ है कि संसद असम के कुछ क्षेत्र या कुछ जनजातीय क्षेत्र जहां पे जनजातीय लोग ज्यादा निवास कर रहा है उसको मिलाकर के एक स्वायत्त राज्य, एक नए राज्य का भी निर्माण हो सकता है, संसद कर सकती है। इसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद के सृजन की शक्ति दी सकती है, एक जिला बना सकता है, वहां पे एक मंत्रिपरिषद गठन हो सकता है। ये सब के सब अधिकार संसद को है। बात समझे कि नहीं? और संसद को वैसे भी अधिकार है आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करना, नए राज्यों का प्रवेश है, अपने राज्यों में तोड़फोड़। बात समझ गए? ये सब दोनों आर्टिकल, ये अनुसूची 5 और 6, ये दोनों क्या करता है? आदिवासी लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करता है। बात समझ गए? जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद का गठन और विघटन कर सकता है। विघटन हो गया है, इसको विघटन समझिएगा, कोई दिक्कत? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में सूचियों की चर्चा है। किसकी चर्चा? सूचियों की चर्चा है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अर्थात सूचियों की चर्चा किस अनुसूची में? कितना सूची? 3। इसके संबंध में राज्य और केंद्र में शक्ति का विभाजन, यहां टैक्स भी जोड़ लीजिएगा। बात समझ गए? 7वीं अनुसूची में टैक्सेशन का भी बात है। बात समझे कि नहीं? देखिए वर्तमान में संघ सूची में पहले कितना था? 97। कितना था? वर्तमान में कितना विषय है? अर्थात 100 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, ये राज्य सूची लिख गया है, पहले कितना विषय था? अब कितना हो गया? अर्थात राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब कितना हो गया? 52। कितना हो गया? तो 100 से संघ, 100 से 100। राज्य सूची में 5 को कम हुआ, पहले 66 था, 5 को घटा देना 61 हो जाएगा। अब वही 5 ला करके कहां जोड़ दिया गया है? इसमें। तो 47 से क्या हो गया है? 52 हो गया है।
आगे देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। बात समझ गए कि नहीं? कोई समस्या? 5 विषय कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, वन्यजीव और पक्षी का संरक्षण, बाट और माप, न्याय प्रशासन, और 5वां नंबर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विषय से हटा करके? 42वां संविधान संशोधन 1900। कोई समस्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलो। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित? भाषा से। किससे संबंधित? भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? वर्तमान समय में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में किस भाषा को जोड़ दिया गया? सिंधी को। 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक जोड़ा गया। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी भाषा जोड़ दी गई। बात समझे कि नहीं? 92वां संविधान संशोधन 2003 एम से मैथिली, एम से मैथिली, बी से डी से एस से आपका भोजपुरी भाषा नहीं है। जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया ना, तेज प्रताप यादव से, कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तेज प्रताप बोले थे कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में क्यों शामिल किया जाएगा, हम तो कहते हैं उसको पहली अनुसूची में शामिल करना चाहिए। बात समझे कि नहीं? अब बताइए पहली अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है? एक मनोदशा भी पता चलता है। प्रेशरली कह रहे हैं कि 1 नंबर पे भोजपुरी रहना चाहिए। बात यह है, अगर वो अनुसूची के बारे में जानते तो 8 नंबर कहते। तो शिक्षा का, अरे तो शिक्षा का मतलब समझ गए ना? पढ़ने से ही होगा। कोई दिक्कत? ये देखो बाबू, 8वीं अनुसूची में किया गया पहला संविधान संशोधन कौन होगा? और उसी के तहत कौन भाषा? सिंधी। तो 14 से 15, 15 3 18, 18 4, तो वर्तमान में कितना भाषा? इंग्लिश नहीं है इसमें, इंग्लिश नहीं है, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और हमारे यहां सिंधी कौन बोलता है? सिंध के रहने वाले लोग। नेपाली कौन बोलता है बताओ तो? सीमावर्ती इलाकों के लोग। और भोजपुरी को बोलने वाले लोग 2-3 गो राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, कुछ हिस्सा झारखंड का भी है, जो रोहतास उधर से लगता है कि नहीं लगता है? तो भोजपुरी भाषा जो है, भाषा भोजपुरी परिभाषा से पूरी है। अब बोले से पहले एक समझल जरूरी है। गौना के साड़ी आना मूड़न के पूरी है। हम कहते हैं कि बुरा मत माने कोई, काहे कि हर भाषा से ऊपर अपन भाषा भोजपुरी है। चिंता ही रे, कोई बोलता है? चलिए, तो 8वीं अनुसूची तक हो गया। कोई समस्या? चलिए, 9वीं अनुसूची, यह संविधान में पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1900। जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त। और भूमि सुधार को? कोई समस्या? 10वां दल बदल, 10वां कोई दिक्कत? सर है यहीं पे? नहीं, हम पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। फिर केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, भी आप उनको भेज देंगे। बात समझे कि नहीं? बहुत इरिटेटिंग टाइप का क्या लग रहा है? चलिए 9वीं अनुसूची आपके ये संविधान में था? अरे मूल संविधान में 8 अनुसूची है, बस टाइम ज्यादा इधर ज्यादा लग जा रहा है। पहला संविधान संशोधन 1951 में करके अनुसूची नंबर 9 क्या कर दिया गया? पहले जमींदारी प्रथा थी, क्या थी? तो सरकार को काम करने में बड़ा दिक्कत होता था। दिक्कत करने का मतलब,
सरकार नहर नहीं बना पाता था, रोज जमीनें नहीं देता था। बात समझे कि नहीं? गड़बड़ हो जाता था। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और भूमि सुधार नियमों को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कोई समस्या? सरकार को पुल बनाना है, आपके रास्ते पुल ले जाएगा, देश का विकास करना है, देश को आगे ले जाना है, आप खेते नहीं दे रहे हैं। सरकार को रेलवे लाइन बिछाना है, आप खेते अपना जमीनें नहीं दे रहे हैं। उस कंडीशन में क्या करे सरकार? कुछ ऐसा नियम लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा। 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1 साल पहले इंदिरा गांधी को गोली लगी है और उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। 15 फरवरी 1985 को संसद में यह पास हुआ और 15 मार्च 1985 को 10वां अनुसूची क्या कर दिया गया? पहले होता था ना, एक विधायक एक सांसद जीत करके और दूसरे में जाकर के शामिल हो जाता था, सरकार बना लेता था। बात समझ गए कि नहीं? तो उसी नियम को क्या कर दिया गया? थोड़ा सा हार्ड बनाया गया। ठीक, देखिए लिखा है यह दल बदल कानून चुनाव हारने और चुनाव से पहले लागू नहीं होता है, चुनाव जीतने के बाद ही दल बदल कानून लागू होगा। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल, यह जीते हुए लोगों पर लागू होगा। जो भी चुनाव जीत कर जाएगा उन्हीं पे लागू होगा। चुनाव के एक दिन भी पहले आप पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आप बीजेपी के नाम से खड़ा हुए, आधा सीट आधा वोटवा तो पार्टी के नाम पे मिलता है। बीजेपी से है, बीजेपी से है, बीजेपी से है, तो चलो बीजेपी में एक के कोई ये खड़े हैं तो इन्हीं को वोट दे देते हैं। हम मोदी को जिताना चाहते हैं तो इन्हीं को दे दिए वोट, तो मोदी जी जीत जाते हैं। बात समझे कि नहीं? बीजेपी जीत जाता है। तो चुनाव के एक दिन भी पहले आप पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जीत गए हैं और फिर पार्टी बदल लिया तो दल बदल कानून का हो जाता है। और जैसे ही दल बदल कानून होगा, सदस्यता आपकी और एक आप आम नागरिक हो जाते हैं। बात समझे कि नहीं? कब लागू होता है, किस किस कंडीशन में, देख लीजिएगा। अगर आप निर्दलीय जीत गए हैं और किसी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तब आप पे दल बदल कानून लग जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार बाहर से समर्थन दे सकता है, उस पार्टी में शामिल कदापि नहीं हो सकता है। अगर हो गया तो नॉर्मल सदस्य हो जाएगा, सदस्यता लागू हो जाएगी। बाहर से समर्थन दे सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाने पर आप किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर शामिल हुए तो दल बदल कानून क्या हो जाएगा? वो आदमी निर्दलीय रहेगा। बाहर से आपके विचार हमारे विचार मिल रहे हैं तो हम समर्थन दे रहे हैं कि सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। एक सांसद आपके तरफ से गिना जाएगा, लेकिन पूर्णतः विलय वो नहीं करता है, कर देगा गड़बड़ा जाएगा। विपरीत मतदान देने पर, विपरीत क्या करने पर? विपरीत मतदान अगर दिए उस समय भी आप जो है दल बदल कानून से बाहर कर दिए जाएंगे। विपरीत कानून होने का मतलब यह है, निर्दलीय मतलब किसी दल से संबंधित नहीं है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए अभी आपके देश में 2 पार्टी मुख्य है, बीजेपी और कांग्रेस। अरे ये ना है, बात समझ गए? चलिए, एगो को 200 सीट आया, एगो को 100 सीट आया। बात समझ गए? तो आराम से बीजेपी चुनाव जीत गई, बहुमत में आ गई। 300 सीटें हैं तो 151 सीट में चाहिए सरकार बनाने के लिए, आधे से एक ज्यादा। तो बीजेपी के पास कितना है? 200। सरकार बना लिया। अगर कांग्रेस को बनाना होता तो कांग्रेस कहता एक काम करो, तो इसमें से 70-80 को आ जाओ इधर। कांग्रेस कहा कि हम तुमको पैसा दे देते हैं, इसमें से 70 लोग कांग्रेस में शामिल हो जाओ। तो चुनाव जीता बीजेपी के नाम पे और आके शामिल हो गया कांग्रेस में। उस समय दल बदल लग जाएगा कि आप एक दल से दूसरे बदल करके आ गए, दल बदल, तब आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त हो जाएगी, नहीं बन पाएगा सदस्य, वो सदस्य नहीं रहेगा सदन का। फिर से चुनाव होगा उस जगह पे। अब देखो, अगर मान लो हम कहें बीजेपी के पास कि हम पटना से चुनाव लड़ेंगे, हमको सीट एगो टिकट दे दीजिए। बीजेपी कहा हम नहीं जानते, आपसे बढ़िया चेहरा मेरे पास है,
हम आपको नहीं सीट देंगे। ठीक है, हम गए कांग्रेस के पास कि हमको सीट दे दो, हम जो है बढ़िया चेहरा है, वो कहेगा आपसे भी बढ़िया चेहरा हमारे पास है, हम आपको दे क्यों, हमको संदेह है कि आप हार जाएंगे। ठीक है, तो हमको नहीं ये टिकट दिया नहीं ये टिकट दिया, तो बिना दल के हम कहेंगे हम अकेले लड़ता हूं, अकेले लड़ेंगे, नामांकन करेंगे अकेले, और जा करके हमको कोई चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, हंसुआ, खुरपी, झंडा, ये सब चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, निर्दलीय उम्मीदवार हो जाएंगे। अगर मान लीजिए पटना से 3 लोग, कांग्रेस भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, आज जीत गए हम, तो क्या हम किसी में शामिल होंगे? निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय जीत जाने पर आप किसी पार्टी में शामिल, हम केवल बाहर से समर्थन दे सकते हैं। अर्थात बीजेपी अगर है, एक सीट उसको कम बन पड़ रहा है सरकार बनाने के लिए, तो हम कहेंगे बीजेपी जो तुम्हारी विचारधारा है ना, वो हमारी भी विचारधारा है, चलो हम तुमने विलय नहीं करेंगे अपना, बस सट जाते हैं, तो एक सीट बाद तुम्हारा बढ़ गया, हम तुम्हारे सरकार को समर्थन देते हैं, चलो सरकार बनाओ, तो वो सरकार बनाएगा बीजेपी। अरे एगो है, एगो से सरकार गिर रहा है, हम चाहेंगे तो रक्षा मंत्री, होम मिनिस्ट्री हमको मिल सकता है, बल्कि हम का लिए हैं, बात समझे कि नहीं? तो एगो जो है अब यहां से जाएंगे, एगो से सरकार मोदी जी बना लिए, मोदी जी दामाद की तरह आपको रखेंगे कि अगर एगो ही हटा तो मोदी जी प्रधानमंत्री, बात समझे कि नहीं? तो आपको दामाद की तरह एकदम ट्रीट होगा। क्या खाएंगे छोटू जी, क्या पिएंगे छोटू जी जो कह दिए वो होगा, बात समझे कि नहीं? तो आप निर्दलीय हैं, तो आप केवल बाहर से समर्थन दे सकते हैं, आप उसमें विलय, आप किसी का झंडा लेकर चुनाव नहीं जीते हैं, आप अकेले अपने दम पे जुटे हैं, जीते हैं। तो उनका और हमारा विचारधारा अगर एक मिला, हम ये बात कांग्रेस के साथ भी कर सकते हैं, अगर उसको एक सीट कम पड़ गया तो, बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, अच्छा बीजेपी को 200 सीट आया है, बीजेपी चुनाव जीत गया, सरकार बना लिया, खूब बढ़िया चल रहा है, बात समझ गए? विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। कोई ऐसा बिल या विधेयक आया जिसमें मतदान करना है, तो कांग्रेस ये भी तो सिखा सकता है कि इसमें से 100 लोग ऐसा है, ये भाई तुम लोग वोटिंग पड़ेगा तब मत जाना, हम तुम लोग को पैसा दे देते हैं, जाना मत, तो पास नहीं होगा। अब पास नहीं होगा तो कोई कानून नहीं बनेगा, बात समझे कि नहीं? तो अगर आप मतदान में एब्सेंट रहे बिना लोकसभा अध्यक्ष के पूछे या बताए, तब पर भी आपको लोकसभा अध्यक्ष क्या चला देगा? दल बदल, अर्थात आप पे ये कानून लग जाएगा मतदान में अनुपस्थित रहने पर, बात समझ गए कि नहीं? तब भी दल बदल कानून आप पे क्या लग जाएगा? लग जाएगा। कोई समस्या? कब लागू नहीं होगा? गठबंधन कर लेने पर और निर्दलीय उम्मीदवार बाहर से समर्थन देता है, तब ये दल बदल कानून आप पे नहीं लगेगा। गठबंधन माने सबके साथ मिलकर के सरकार बना लेना। अभी कुछ समय पहले बिहार में यही हुआ, चाचा नीतीश और चाचा लालू, ये दोनों लोग मिलकर के महागठबंधन, कांग्रेस, ये सब मिलकर के बिहार में सरकार चला रहा था ना। चाचा नीतीश हट गए गठबंधन से, अपन पार्टी के सदस्यों को लेकर के हट गए, तुरंत सरकार का हो गया, गिर गया, और चाचा इतना ही सदस्य को शामिल कर लिए बीजेपी से। अब बीजेपी से शामिल हो गए तो सदस्यों की संख्या उनमें भी बराबर हो गई, बहुमत का आंकड़ा पार किया, अब ये लोग सरकार बना लिए। तो चाचा कुछ सीट लेकर के एने सट जाते हैं, एने सट जाते हैं, छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, बात समझे कि नहीं? तो कब लागू होगा कब नहीं लागू होगा पता चला? दल बदल। पहले ये बहुत होता था, बात समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, नेता सब अपन उपाय सोचिए लेता है, हम आपके पार्टी में मिलेंगे नहीं, लेकिन गठबंधन करके सरकार चलाएंगे, 4 गो पार्टी है, चारों पार्टी मिल जाएंगे, अगर सदस्य संख्या उतना हो गया जितना में सरकार बनेगी तो हम लोग चारों लोग सरकार चलाएंगे, बात समझे कि नहीं? कुछ मंत्री उस पार्टी के, कुछ मंत्री इस पार्टी के, कुछ मंत्री इस पार्टी के, कुछ मंत्री इस पार्टी के रहेंगे, बात समझे कि नहीं? चलिए, यह है दल बदल। 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज से संबंधित है, कितना विषय?
कितना विषय? नाली बनवाना है, गड्ढा भरवाना है, पोखरा खुनवाना है, छठ घाट साफ करवाना है, स्लेब बनवाना है, बिजली सही करना है, स्कूल सही करना है। ये सब के सब कितना विषय? 29 विषय। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1900। तो 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा? पंचायत की। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई किस संविधान संशोधन द्वारा? उसके बाद 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया। और इसमें किसकी चर्चा है? नगर। तो नगर पालिका में कितना विषय बचा? 18 विषय। कोई समस्या? अनुसूची 1 में कहा है? 2, 3, 4। किसका बंटवारा? राज्यसभा के सीटों। 5, 6, 7, 8, 9। 9वां कब जोड़ा गया? 1951 पहला। दल बदल कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन 1900। 11वां कब जोड़ा गया? 1993। 12वां कब जोड़ा गया? 1993। संविधान संशोधन 73, 74। कोई समस्या? पंचायत में कितना विषय है? नगर में कितना विषय है? ध्यान रहा तो। अब आगे क्लास कल किया जाएगा।